जी, हमारे नर्वस सिस्टम में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। अब जो न्यूरॉन है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट होनी है वो न्यूरॉन में होनी है। इस चीज़ को फंक्शनल यूनिट कहा जा रहा है। और इन न्यूरॉन की प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए साथ जो दूसरे सेल अटैच हैं उन सेल को न्यूरोग्लिया सेल या न्यूरोग्लायल सेल्स कहा जाता है। अब न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल सेल्स दोनों ऑलमोस्ट 50-50% होते हैं। और आपने शेवॉन सेल के बारे में सुना होगा जो न्यूरॉन के इर्द गिर्द होते हैं। शेवॉन सेल, आज अभी थोड़ी देर बाद उनका जिक्र भी आएगा। ये शेवॉन सेल एक्चुअली न्यूरोग्लायल सेल ही हैं जो कि न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको न्यूट्रिशन देते हैं। और शेवॉन सेल से जो एक लिपिड मॉलिक्यूल की एक लेयर प्रोड्यूस होती है उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। अभी थोड़ी देर बाद इसका जिक्र आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेवॉन सेल ही वाहद एग्जाम्पल है न्यूरोग्लायल सेल की। इसके अलावा और भी बेशुमार न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद है हमारे नर्वस सिस्टम में, लेकिन चूंकि इनका वहाँ पे जिक्र डिटेल में नहीं है हमारी टेक्स्ट बुक में, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक बात याद रखनी है कि एनिमल के नर्वस सिस्टम में, स्पेशली ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में 2 किस्म के सेल्स होते हैं। न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और न्यूरोग्लाया वो सेल जो कि न्यूरॉन की प्रोटेक्शन करते हैं। और दोनों की तादाद ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, क्योंकि जहाँ पे भी न्यूरॉन होगा ज़ाहिर है उसकी सपोर्ट के लिए वहाँ पे ये न्यूरोग्लायल सेल मौजूद होंगे, उसकी न्यूट्रिशन के लिए सेल मौजूद होंगे। इससे दोनों की तादाद ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब जो न्यूरॉन है इसकी टिपिकल कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? हालांकि हमें पता है कि न्यूरॉन के आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, अभी उसका जिक्र करते हैं, लेकिन न्यूरॉन की टाइप पढ़ने से पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एक डायग्राम से ही हम इसको एक्चुअली एक्सप्लेन, मैंने ये वाला पैराग्राफ करना है सारा, ये वाला, इसी की तरफ चलते हैं। देखिए जी न्यूरॉन जो है, कोई भी न्यूरॉन है वो बेटा 2 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। नंबर 1 सेल बॉडी। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। अब बेटा जो सेल बॉडी है ये हम आम सेल की तरह का ही सेल है, ये सेल बॉडी, और इसी को सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी कह लें या सोमा कह लें, एक ही बात है। देखिए ये सेल बॉडी किसी भी एक कॉमन सेल जैसा ही है कि इसका न्यूक्लियस भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और वो तमाम ऑर्गेनेली मौजूद हैं जो किसी यूकैरियोटिक सेल में हो सकती हैं। लेकिन ये बाकी सेल से किस तरह से मुख्तलिफ है कि इस सेल की मेम्ब्रेन प्रोजेक्टेड है, इसमें फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, और ये प्रोजेक्शन है एक एक्सॉन और एक है डेंड्राइट। ये तो अगर सेल बॉडी या मेन सेल में से फाइबरस प्रोजेक्शंस निकली हुई हों, डेंड्राइट और एक्सॉन, तो ये न्यूरॉन है।
अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है तो दोनों सेल के प्रोजेक्शंस ही, चाहे वो डेंड्राइट हैं चाहे वो एक्सॉन है। तो बेटा इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली वो भी मैं आपको बता दूं कि इनके डिफरेंस में क्या है। अब जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम होता है इम्पल्स कैरी करें और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करें, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजें। अब ये इम्पल्स इन्होंने कहाँ से ली है इस पे हम बात नहीं कर रहे, कहीं से भी आई है। अगर नर्व इम्पल्स ये सेल बॉडी की तरफ आ रही है और जिन फाइबर्स के थ्रू आ रही है उन फाइबर्स को आप क्या कहते हैं, डेंड्राइट। कैरी इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी। और एक्सॉन जो है ये हमेशा इम्पल्स को कैरी करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ऑलवेज कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। कि जो नर्व इम्पल्स आई है इलेक्ट्रोकेमिकल एक वेव है, समझे करंट की एक वेव है। अगर ये नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से दूर जा रही है, अवे जा रही है, जिस फाइबर के थ्रू जा रही है उसको आप क्या कहेंगे, एक्सॉन। इसके अलावा दोनों में डिफरेंस ये है कि डेंड्राइट डायमीटर में कम होते हैं, चौड़ाई कम होती है, मोटाई कम होती है, जबकि एक्सॉन की मोटाई कुछ ज़्यादा होती है। दूसरा डिफरेंस ये है, बल्कि तीसरा, कि डेंड्राइट्स की अमूमन तादाद ज़्यादा होती है और एक्सॉन एक ही होता है अमूमन। तो डेंड्राइट और एक्सॉन में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों न्यूरॉन के किस पार्ट की प्रोजेक्शन है, सेल बॉडी की। दोनों प्रोजेक्शंस हैं, फाइबर्स हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स का डिफरेंस है, डायमीटर का डिफरेंस है और नंबर का डिफरेंस है। तीन लिहाज से इनके आपस में डिफरेंसेस होते हैं। अब ये जो डेंड्राइट और एक्सॉन है ये इनके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है। देखिए सेल बॉडी मेन सेल है, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड इन फाइबर्स के अंदर भी पहुंचा हुआ है। स्पेशली एक्सॉन के अंदर जब ये फ्लूइड आ जाता है तो फिर इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं जी एक्सोप्लाज्म, दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। अब ये जो एक्सोप्लाज्म है सॉरी फॉर दैट, अब जो एक्सोप्लाज्म है उसमें और सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, कंपोजिशन का कोई फर्क है? यस, जरा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा जनाब, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगी आपको एक्सोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो एक्सॉन के अंदर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगी। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रल्स, प्रोटीन फाइबर्स होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। ये एक्सोप्लाज्म के अंदर होता है। अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, तो जबकि न्यूरॉन में तो न्यूक्लियस सेल बॉडी के अंदर होता है। तो इसका ये मतलब है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ चैनल्स सेल बॉडी में होती हैं, कुछ इनकी नालियां, चैनल, ट्यूब्यूल्स एक्सोप्लाज्म के अंदर भी होती हैं, यानी एक्सॉन के अंदर तक पहुंची होती है। उसके अलावा डायग्राम में एक पॉइंट और आपको दिखाना जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये एरिया देखिएगा जिसको मैं सर्कल करने लगा हूं कि सेल बॉडी और एक्सॉन इनका जंक्शन है, ये वाला एरिया। ये वो एरिया जिसके थ्रू सेल बॉडी और एक्सॉन आपस में अटैच हैं। इस पॉइंट ऑफ जंक्शन को हम कहते हैं एक्सॉन हिलोक।
और इस पॉइंट का नर्व इम्पल्स जनरेट करने में बड़ा रोल है। एक्सॉन हिल्लोक, पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अब रहेगी बात कि सेल बॉडी जो है इसमें क्या क्या है। मैंने 2 दफ़ा आई थिंक मैंने बताया कि ये आम किसी भी यूकैरियोटिक सेल जैसा ही है। हर सेल की तरह इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अलावा इसके पास साइटोप्लाज्म है। जो मेन बात मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट है। सेल बॉडी के बारे में एक तो बात रखिए, ये मेन न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। यानी जितनी प्रोटीन बननी है, जितने भी मालिक्यूल बायोसिंथेसाइज, जितने मालिक्यूल बनने हैं, ग्रोथ होनी है, मेंटेनेंस होनी है, न्यूरॉन की लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस है, वो सारे किस्में हो रहे हैं सेल बॉडी, क्योंकि इसको मेन सेल कह रहे हैं आप। और ये कहा जाता है कि अगर न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है इसको कोई नुक्स ये बच जाए, रिमेन इंटेक्ट, ये लिविंग फॉर्म में रहे, तो इसमें से डेंड्राइट और नए एक्सॉन दोबारा बन जाते हैं। और लेकिन अगर सेल बॉडी ही डेड हो जाए तो न्यूरॉन रीजनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूरॉन एक्चुअली मेन है ही सेल बॉडी है। एक्सॉन डेंड्राइट तो सिंपली सेल की प्रोजेक्शंस बाहर को निकली हुई। और न्यूरॉन एक दफ़ा मैच्योर हो जाएं तो फिर वो आइंदा डिवाइड नहीं करते, उनमें माइटोसिस नहीं होती, उनका जो सेल साइकिल का प्रोसेस होता है वो हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है। अब इस सेल बॉडी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगी, नीसल्स ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ये 2 चीजें जो है ना, इनको मुश्तरका तौर पे हम क्या नाम देते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल। ये बायोलॉजिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया होगा। तो जब इस न्यूरॉन के सेल बॉडी को आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर अटैच राइबोसोम नजर आते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो सेल बॉडी न्यूरॉन की का मेन पार्ट है, मेन सेल बॉडी है, न्यूट्रिशनल पोर्शन है। इसके अंदर ही तमाम किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, प्रोटीन्स बन रही होती हैं, तमाम ज़रूरी केमिकल कंपाउंड बन रहे होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। तो सेल बॉडी अगर सरवाइव करती रहेगी तो न्यूरॉन जिंदा रहेगा। और अगर किसी वजह से एक्सॉन डेंड्राइट कट जाएं तो एक्सॉन डेंड्राइट दोबारा बन जाते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा सेल बॉडी डैमेज हो जाए तो ये रीजनरेट नहीं कर सकते। क्यों? कि रीजनरेट करने के लिए डिवीजन का होना ज़रूरी होता है, माइटोसिस करना ज़रूरी होता है। लेकिन एक दफ़ा न्यूरॉन मैच्योर हो जाएं तो फिर वो दोबारा कभी माइटोसिस नहीं करते, दोबारा कभी वो डिवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे एक अहम बात बताना आपको बड़ा लाजमी है कि ये जो न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। ये मैं 2 डायग्राम जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये देख। अब न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, इसकी फर्दर 2 टाइप हो सकती है, इसमें 2 वैरायटी हैं। अगर तो एक्सॉन के इर्द गिर्द कोई शिवॉन सेल या न्यूरोग्लाइल सेल नहीं है, एक्सॉन जो है फाइबर, उसके इर्द गिर्द कोई शिवॉन सेल मौजूद नहीं है, तो इस कंडीशन को, ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। कि जब इसके इर्द गिर्द शिवॉन सेल नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो इस न्यूरॉन को आप क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जबकि यहाँ पे आप देखें एक्सॉन के इर्द गिर्द शिवॉन सेल मौजूद हैं,
और ये शिवान सेल की के अंदर से लिपिड्स की मैक्रो मॉलिक्यूल्स की का एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझें कि आप ये समझें कि जी ये एक्सॉन है, ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, और एक्सॉन के इर्द गिर्द ये इसको घेरा डाला हुआ है, ये पूरा एक सेल है, किसी भी आम सेल की तरह ये शिवॉन सेल है। ये शिवॉन सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब शिवॉन सेल में से लिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं और ये लिपिड बनते चले जाते हैं और इस एक्सॉन के इर्द गिर्द ये लेयर बाय लेयर जमा होते रहते हैं। तो शिवॉन सेल जो हैं उनमें से ये लिपिड मॉलिक्यूल माइलिन शीथ प्रोड्यूस होती है और ये एक्सॉन के इर्द गिर्द लेयर बाय लेयर लिपटी हुई होती है। और ये माइलिन शीथ एक्चुअली इंसुलेटर है। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि माइलिन शीथ होने का फ़ायदा क्या होता है। अब इसको एक और एंगल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, बिजली की कोई भी तार है जो घरों में आपके वो आपको नज़र आती है, तो ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, वो समझें कि वो माइलिन शीथ है और अंदर उसके जो कॉपर वायर गुजर रही है एक्चुअली जिसमें से करंट गुजरता है, वो तांबे की तार को आप क्या समझें कि वो एक्सॉन है। बिल्कुल ऐसे ही न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो हैं इनके इर्द गिर्द इंसुलेशन के लिए लिपिड्स की एक लेयर लिपटी हुई है। लेकिन ये लिपिड कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं? ये शिवान सेल ने प्रोड्यूस किए हैं। और शिवान सेल भी किसके इर्द गिर्द मौजूद है? वो एक्सॉन के इर्द गिर्द मौजूद है। फिर उससे भी ज़्यादा दिलचस्पी की बात बच्चों ये है कि शिवान सेल कंटिन्यूसली मौजूद नहीं है, वक्फे वक्फे से मौजूद होते हैं। इसका मतलब जहाँ पे शिवान सेल मौजूद नहीं है वहाँ पे माइलिन शीथ भी नहीं होगी। उतना हिस्सा एक्सॉन का क्या कहलाएगा? नोड। ये वही है जिसको आपने मैट्रिक में नोड ऑफ रेनवियर के नाम से पढ़ा था, नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड क्या है जी? गैप बिटवीन द शिवान सेल्स। एक्सॉन के जो शिवान सेल्स हैं उनके दरमियान गैप्स हैं, और गैप्स का मतलब ये है कि यहाँ पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती। मैं अगर इसको थोड़ा सा और अगले लेवल पे जाके बताऊं तो मैं ये बेटे कह सकता हूं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो नॉन माइलिनेटेड पोर्शन होता है उसको आप नोड कहते हैं। अगर इसको मैं खुद से ड्रॉ करूं तो ये समझें कि जी ये एक्सॉन है, और बेटा ये याद रहे कि ये एक्सॉन सिलेंड्रिकल शेप का होता है। यहाँ तो हम फ्लैट बना रहे हैं, वरना ये सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे आपकी बॉल पॉइंट है, लॉन्ग भी है और सिलेंड्रिकल भी है। आप ये समझे कि एक्सॉन है और एक्सॉन में से ये गुजर है एक्सोप्लाज्म। अब जो मैं ब्लू कलर में ड्रॉ करने लगा हूं ना, ये है शिवॉन सेल जिसने एक्सॉन को सराउंड किया हुआ है। ये शिवॉन सेल है। थोड़ा सा डिफरेंस के बाद, थोड़े से डिफरेंस के बाद बेटा ये एक और शिवॉन सेल है। अब शिवॉन सेल्स ने सक्रीट की है लिपिड लेयर, ये जो मैं येलो कलर में ड्रा कर रहा हूँ ना, ये माइलिन शीथ है जो शिवान सेल से निकल कर एक्सॉन के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। ये माइलिन शीथ है। और ये पॉइंट जिसको मैं ग्रीन एरो से शो करूंगा, ये देखिए ये वो एरिया है जहाँ पे ना ही शिवान सेल मौजूद है ना ही माइलिन शीथ मौजूद है। इस एरिया को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज नोड, नोड ऑफ रेनवियर, कि यहाँ पे कोई माइलिन शीथ मौजूद नहीं है।
तो ये तो होगी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन की टाइप्स कौन सी हैं। और डेफिनेटली बेटा ये टाइप्स जो हैं ये इनके फंक्शन की बेस पे हैं, फंक्शनल टाइप्स हैं इनकी। तो फंक्शनल टाइप आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं इनको। न्यूरॉन की पहली टाइप है जी सेंसरी न्यूरॉन। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, SN से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनको। और इनकी डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाली है जो ये मैंने एरो लगाया है। अब सेंसरी न्यूरॉन के बारे में एक वाज़ेह बात याद रख लीजिएगा कि इनकी सेल बॉडी हमेशा सेंटर में होती है, न्यूरॉन के सेंटर में सेल बॉडी, ये लाजमन बात है। सेंसरी न्यूरॉन जो होगा किसी भी एनिमल का हो, सेल बॉडी सेंटर में होती है और इसमें एक्चुअल डेंड्राइट मौजूद नहीं होते। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जितना हिस्सा मैंने सर्कल किया ना, तो यहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं है। इनमें से एक ही फाइबर निकलता है, लेकिन इस फाइबर की दो ब्रांचेस बन जाती हैं। एक ब्रांच जाकर अटैच हो जाती है रिसेप्टर के साथ और एक ब्रांच इधर से अटैच हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और स्पेशली अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पोर्शन है, बल्कि इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। और अगर हम सपोज कर लें कि ये स्पाइनल कार्ड की बात हो रही है, हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे, स्पाइनल कार्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में अहम बात याद रखिएगा कि इसकी सेल बॉडी से बाकायदा डेंड्राइट नहीं निकलते, एक ही फाइबर निकलता है और उसको एक्सॉन कहते हैं आप। और इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक रिसेप्टर के साथ अटैच होती है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, यानी स्पाइनल कार्ड के साथ। ब्रेन के साथ भी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ स्पाइनल कार्ड के साथ, ये ब्रेन के साथ भी हो सकती है। अब जरा मजे की बात सुने, ये जो एक्सान है आपकी बुक में जो लेबलिंग है, यहाँ पे डेंड्रॉन भी लिखा हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर तो कह रहे हैं कि इनमें डेंड्राइट होते नहीं। एक्चुअली है ये एक्सान, लेकिन इसको डेंड्रॉन पता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें से जो इम्पल्स आ रही है वो सेल बॉडी की तरफ आ रही है। ये एरो चेक करें, ये तो हमने पहले कह दिया कि अगर फाइबर इम्पल्स को लेकर जा रहा है टूवर्ड सेल बॉडी तो फिर आप उसको डेंड्रॉन कहते हैं। हालांकि एक्चुअल डेंड्रॉन नहीं है, डेंड्रॉन सिंगुलर वर्ड है, डेंड्राइट्स प्लूरल है। तो ये फिर इसको है ये एक्सॉन, लेकिन इसको डेंड्रॉन इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें इम्पल्स की डायरेक्शन डेंड्राइट जैसी है। तो आप इसको अगर और सिंपल आपने याद रखना है तो आप ये समझें कि सेंसरी न्यूरॉन का एक्सान जो है, इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। जो ब्रांच रिसेप्टर और सेल बॉडी के दरमियान होती है ना, उस ब्रांच को कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच। और जो ब्रांच सेल बॉडी और स्पाइनल कार्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान होती है, इसको आप क्या कहते हो? सेंट्रल ब्रांच। पेरिफेरल ब्रांच किस किस के दरमियान है? रिसेप्टर और सेल बॉडी। और सेंट्रल ब्रांच किस किस के दरमियान में है? सेल बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं इसको एक और एंगल से भी ड्रॉ करता हूँ और आई होप कि वहां से आप बात ज्यादा पिक करेंगे। ये देखिएगा जरा जी, आप ये सपोज करें कि बेटा रिसेप्टर आपकी बॉडी का कोई रिसेप्टर है, आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का कोई रिसेप्टर है, दिस वन। ये आप सपोज करें कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कार्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे फैक्टर है उसकी खैर बात बाद में कर लेते हैं।
अब रिसेप्टर में से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दौरान कनेक्शन बेटा किसने बनाना है जी? सेंसरी न्यूरॉन ने। ये देख लें जी, ये और ये ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया। इसका ना सेंसरी न्यूरॉन कौन सा होता है? जो रिसेप्टर से इंपल्स लेता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसफर करता है। कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे न्यूरॉन को आप क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। जैसे आपकी स्किन में टच रिसेप्टर है, तो इस न्यूरॉन का कनेक्शन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ होगा या फिर ब्रेन के साथ होगा। अब ये देखो, ये सेंटर में सेल बॉडी है जिसको मैं सी और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल सी कैपिटल बी से। अब वो एक्सॉन की वो ब्रांच जो रिसेप्टर और सेल बॉडी के बीच में आई हुई है, ये वाली, इसको कहते हैं जी आप पेरिफेरल ब्रांच, पीबी, पेरिफेरल ब्रांच। और एक्सॉन की वो ब्रांच जो सेल बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में है, इसको आप कहते हैं जी सेंट्रल ब्रांच, दैट इज नोन एज सेंट्रल ब्रांच। और अगर फिलहाल मैं बहुत शॉर्ट करके बताने लगा हूं, आगे जब स्पाइनल कार्ड वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे मैं और इसकी वजाहत दूंगा। अब रिसेप्टर में से मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि एक ही सेंसरी न्यूरॉन निकल रहा हो सकता है यहाँ पे 5000 सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं। अब ये एरिया जहाँ पे तमाम सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाती हैं, ये एरिया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस एरिया को कहते हैं डार्सल रूट गैंग्लियन, क्योंकि थोड़ी मोटी जगह नजर आती है, डार्सल रूट गैंग्लियन। और आपको पता है कि जहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए, वो उस पॉइंट को गैंग्लियन कहते हैं। तो मैं अब इसको डार्सल रूट क्यों कह रहे हैं, ये आप वेट कर लें, जब स्पाइनल कार्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। तो गैंग्लियन आप समझ लें कि ये एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज हैं। तो जहाँ पे सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए, स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी, तो उस एरिया को आप गैंग्लियन का नाम देते हैं। अब मोटर न्यूरॉन की तरफ आ जाएं, नाम से शो होता है जी। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स लेना और इफेक्टर्स तक पहुंचाना, इफेक्टर्स तक पहुंचाना ताकि इफेक्टर अपना रिस्पांस दें। तो ऐसे न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहा जाएगा। और जो मैंने अभी न्यूरॉन की आपको टिपिकल स्ट्रक्चर बताई, जो ये मैंने सर्कल भी कर दी है, ये एक्चुअली मोटर न्यूरॉन होता है। इसमें डेंड्राइट भी हैं और इसमें एक्सॉन भी होते हैं। उसके बाद रहेगा जी इंटरन्यूरॉन। अब बेटा इंटरन्यूरॉन या ये है जी, मैं सर्कल कर दिया, ये इंटरन्यूरॉन, ये दो शक्लों के हो सकते हैं। लेकिन इंटरन्यूरॉन जो है, इनको इंटरन्यूरॉन क्यों कहा जाता है और ये काम पे होते हैं बॉडी में? अब मैं ओवरऑल एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, तो वो देखते हैं ज़रा जी। मैं उसके लिए मुझे वाइट बोर्ड जो है वो आपको शो करना पड़ेगा, तो 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा जी। दिस वन। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली पूरा नर्वस सिस्टम आपके सामने मैं ड्रॉ करने लगा। रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड है, और ये है जी इफेक्टर, मसल या ग्लैंड जो होते हैं उनको इफेक्टर्स कहा जाता है। अब न्यूरॉन ड्रॉ कर लें। रिसेप्टर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान ये सेंसरी न्यूरॉन होता है जी। ये दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपने अंदर ये न्यूरॉन है ग्रीन कलर के। फिर आगे स्टार्ट हो जाते हैं जी मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन का आगे कनेक्शन होता है इफेक्टर के साथ। अब आप ये अहम बात ज़रा सुनिएगा, सेंसरी न्यूरॉन का सिर्फ एक टर्मिनल
एक हिस्सा ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच है, सिर्फ एक हिस्सा। इंटरन्यूरॉन मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली, ये इंटरन्यूरॉन कंप्लीटली कहाँ पे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। ये इंटरन्यूरॉन है मुकम्मल तौर पे, उसके एक्सॉन पे, डेंड्राइट पे, सेल बॉडी, पूरे का पूरा इंटरन्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर पड़ा हुआ है। सेल बॉडी इसकी किसके अंदर पड़ी हुई है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है, दैट इज सेल बॉडी। अब इंटरन्यूरॉन को इंटरन्यूरॉन क्यों कह रहे हैं? देखो, सेंसरी न्यूरॉन की इंपल्स इंटरन्यूरॉन के थ्रू किस में जा रही है? मोटर न्यूरॉन में जा रही है। और ये एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान राबता कायम करता है। सेंसरी न्यूरॉन की इंपल्स डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन पे नहीं जा सकती। सेंटर में बीच में कौन सपोर्ट दे रहा है इन दोनों के दरमियान? इंटरन्यूरॉन है। तो इंटर कहते हैं बिटवीन। तो चूंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बिटवीन है, इसलिए इसको इंटरन्यूरॉन कहते हैं। अब इसी को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। एसोसिएटिव क्योंकि ये एसोसिएट करवा रहा है, तौवन पैदा कर रहा है किसमें? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये कि इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। रिले न्यूरॉन, रिले। अब बेटा ये रिले का मतलब होता है कि एक साइड से चीज पकड़कर दूसरी साइड पे पहुंचा देना। तो आप देखो, सेंसरी न्यूरॉन में से इंपल्स इंटरन्यूरॉन ने पिक की है और इसको आगे किस पे ट्रांसफर कर दी है? मोटर न्यूरॉन पे। इसलिए इसको रिले कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन की इंपल्स पिक करके फिर आगे फर्दर किसको ट्रांसफर कर दी है? मोटर न्यूरॉन को। इसलिए भी इसको रिले न्यूरॉन कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो मैंने जितनी भी न्यूरॉन के टाइप्स आपको बताई हैं, आपकी बुक में जो न्यूरॉन की डायग्राम नजर आ रही है ना, बड़ी सी डायग्राम, उसके नीचे जो लाइंस लिखी, मैं वहां से ये बातें बता रहा हूँ आपको कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन इनको क्यों कहा जाता है, इंटरन्यूरॉन को इंटरन्यूरॉन क्यों कहा जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।